नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सट में हमारे साथ भोपाल से पीयूष बबेले जी जुड़े हैं। आपका परिचय मुझे देना चाहिए अपने दर्शकों को, क्योंकि पहली बार पीयूष जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वैसे कोई अनजान आदमी नहीं है। उनकी किताब नेहरू जी पर, नेहरू मिथक और सत्य, क्योंकि नेहरू के बारे में कई गलत भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही हैं, और विशेष रूप से जब से मोदी सरकार आई है तब से तो ये आए दिन नेहरू के बारे में गलत प्रचार हो ही रहा है। बेचारे ये नहीं जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जो नेहरू को अंजलि दी थी राज्यसभा में, वो तो एक बड़ी कविता थी, और उन्होंने नेहरू जी की तुलना भगवान श्री राम से करी थी उस अंजलि में। खैर, बबेले जी ने ये जो किताब निकाली नेहरू मिथक और सत्य, उसके 12 संस्करण हो चुके हैं। और आप वैसे माखनलाल चतुर्वेदी के प्रोडक्ट हैं। प्रोडक्ट हम जो मार्केटिंग की भाषा में बोलते हैं, यानी वहां से आपने मास्टर्स किया है जर्नलिज्म में। और देश के प्रतिष्ठित जो मीडिया संस्थान हैं, जैसे कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया भाषा, इकोनॉमिक टाइम्स, इंडिया टुडे, दैनिक भास्कर और जी न्यूज, उसके साथ आप जुड़े रहे हैं। और वरिष्ठ पत्रकार के नाते आपकी प्रतिष्ठा है। वैसे खोजी पत्रकारिता में आपकी विशेष रुचि रही है। और मेरे ख्याल से ये किताब, इसके उपरांत आपने गांधी जी पर भी एक किताब लिखी है, जिसका हमारे केयूर कोटक उन्होंने गुजराती में अनुवाद किया है, और वो गुजराती में उपलब्ध है। नेहरू मिथक और सत्य, ये गुजराती में उपलब्ध होने जा रहा है, और हम चाहेंगे कि जितना संभव हो वो जल्दी से जल्दी केयूर उसका प्रकाशन कराएं, ऐसा हम चाहते हैं। पीयूष जी, हम उसके इंतजार में हैं। आपने ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि इतिहास मेरी रुचि का विषय है और मैं भली भांति अध्ययन करता रहता हूं। इसलिए मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी ऐतिहासिक काम किया है आपने। और आज आपसे जो बात करना है वो हमारे रक्षा मंत्री जी ने जो उठापटक करी है मणिबेन की डायरी के बारे में, और मणिबेन की डायरी को कोट करते हुए, विकृत ढंग से कोट करते हुए, कि आपने मैंने राजनाथ सिंह जी ने ये कहा कि नेहरू बाबरी का निर्माण सरकारी धन से कराना चाहते थे, यानी जीर्णोद्धार सरकारी ढंग से कराना चाहते थे। और बबेले जी इस पर कुछ रहस्योद्घाटन करेंगे, मेरे ख्याल से पहली बार हमारे दर्शकों को, क्योंकि हमारे दर्शक वैसे बेसिकली हम गुजराती चैनल हैं, मगर हम हिंदी में अक्सर हर रोज 1-2 एपिसोड करते रहे हैं, और दुनिया भर में हमारे दर्शक हैं गुजराती और हिंदी भाषी। तो उन तक ये शायद पहली बार रहस्योद्घाटन करेंगे बबेले जी, और कुछ और बातें निकल आ रही हैं आपके शोध कार्य में से। तो पीयूष जी, मैं आपका सिद्धू ने सट, यानी सिद्धू ने सट हमारा एक प्रोग्राम है, और हमारे चैनल का नाम है डॉक्टर हरि देसाई सत्यम एवं तथ्यम, और 2.5 लाख के करीब हमारे ग्लोबल सब्सक्राइबर्स हैं। हम कभी उनको चेकअप करने के लिए पेड सब्सक्राइबर्स नहीं रखे, नहीं, यानी उसके लिए प्रयत्न नहीं किया है। वो अपने आप बढ़ते जा रहे हैं सब्सक्राइबर्स, क्योंकि दुनिया भर में तथ्य और सत्य के लिए लोग है ना, वो जानना चाहते हैं। और आज हमने आपको इसलिए निमंत्रित किया, और आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, इसलिए हम आपके आभारी हैं। तो आज आप, राजनाथ जी ने जो बात करी है, वास्तव में क्या स्थिति है? नेहरू ने बाबरी के जीर्णोद्धार, बाबरी मस्जिद, अयोध्या की बाबरी मस्जिद के जीर्णोद्धार के बारे में वास्तव में कोई ऐसा पत्र लिखा, कहा,
ये आप यदि आपके अध्ययन में से आता है क्या? क्योंकि आजकल बंगाल में जो बाबरी मस्जिद का निर्माण करने चले हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार थे। जी जी। जो भाई साहब हुमायूं कबीर, हालांकि हुमायूं कबीर का नाम आता है तो हमें जॉर्ज फर्नांडिस की याद आती है, उनके ससुर, मगर देश के पहले शिक्षा मंत्री जो थे नेहरू काबीना में, वो हुमायूं कबीर, वो तो उनको तो सैल्यूट करेंगे हम। मगर ये हुमायूं कबीर ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के नाते काम कर रहे हैं, दूसरे ओवैसी हो रहे हैं ऐसा हमें लग रहा है। मगर हम सीधा आपसे ही पूछेंगे, हम और कोई बात नहीं करेंगे, मगर आपसे जानना चाहते हैं कि वास्तव में नेहरू ने ऐसा कुछ कहा था? पीयूष जी। देसाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया और जितना सब आपने परिचय दिया उसके हम काबिल नहीं हैं। कोशिश करता हूं मैं बताने की जो चीजें तथ्य हैं। तो पहले ये 2-3 चीजें एक साथ हुई। पहले तो राजनाथ जी का बयान आया कि सरकारी धन के इस्तेमाल से नेहरू जी चाहते थे कि बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण हो जाए और सरदार पटेल ने इसके लिए मना कर दिया। दूसरी चीज आई कि कांग्रेस पार्टी की ओर से, और उन्होंने ये कहा कि हमने मणि बहन की डायरी से ये कोट किया है। फिर कांग्रेस पार्टी की ओर से ये बताया गया, एक गुजराती खंड डाला गया ट्विटर पे और कहा गया कि ऐसी बात नहीं हुई थी, उसमें कुछ और बात हो रही है मिलती जुलती सी। तीसरी चीज ये हुई जो यहां दिल्ली में मैंने देखी कि दैनिक जागरण जो एक प्रतिष्ठित अखबार है हिंदी का, उसने अपने राष्ट्रीय संस्करण में एक लेख लिखा और उसमें यह लिखा कि ये सारी बातचीत 20 सितंबर 1950 को हुई थी। और उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि पंडित नेहरू या पंडित पंत ऑब्लिक करके लिखा हुआ है, इनसे बातचीत हो रही है और पैसा देने के लिए मना किया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि जो बात आपने विधानसभा में कही है वो आप पब्लिक कर दें। तो विधानसभा में तो नेहरू जी कहेंगे नहीं, अगर विधानसभा में बात है तो पंत जी ही कह सकते हैं क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे। ये सब चीजें आई तो मेरी जिज्ञासा हुई कि हमने पूर्व में भी बाबरी मस्जिद के विषय में इस किताब में भी जो आपने दिखाई, नेहरू मिथक और सत्य, एक चैप्टर है लंबा सा कि अयोध्या पर अकेले। तो जी। दूसरा ये 3 चीज बहुत बेसिक सवाल उठते हैं। एक, जब मस्जिद वहां खड़ी थी तो उसके पुनर्निर्माण की बात कहां से आ गई? दूसरी बात, अगर बातचीत सितंबर 1950 में हो रही है जबकि भारत का संविधान बन चुका है, 26 जनवरी 1950 को हम अपना संविधान अंगीकृत कर चुके हैं और उसके प्रमुख आर्किटेक्ट्स में से अंबेडकर जी तो उसके लेखक हैं ही, लेकिन उसके महान आर्किटेक्ट्स में से पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों शामिल हैं। हमारे संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि आप धार्मिक निर्माण के लिए एक पैसा खर्च नहीं कर सकते। कोई भी उठा के पढ़ ले, उसमें कहीं नहीं आएगा आप संस्कृति के नाम पे कोई काम जो सरकारें करती हुई वो संस्कृति और पर्यटन के नाम पर दाएं बाएं से या इलाके के विकास के नाम पर या जन कल्याण के नाम पर करती है। लेकिन कोई सरकार चाहे कि अपने कोष से मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा या चर्च या अन्य कोई धार्मिक स्थल बनाए तो हमारा संविधान उसकी अनुमति नहीं देता और वो यही कहता है कि सबको आजादी है अपना धार्मिक स्थल बनाने की। पीयूष बघेल हिंदू हैं, वो जितने चाहे मंदिर बनाए, जितना चाहे चंदा करें, सरकार को कोई आपत्ति नहीं, न मस्जिद से आपत्ति। तो ये 3 बुनियादी बातें होते हुए नेहरू जी जैसा आदमी जो संविधान बना चुका है और वो कहे हम पैसा देंगे, दूसरा मस्जिद टूटी ही नहीं है और मस्जिद बनानी है, तो मन में आया। अब हम थोड़ा सा और पीछे शुरू करते हैं। सोमनाथ मंदिर को लेकर ये लोग बहुत अफवाहें फैलाते हैं कि नेहरू जी ने नहीं बनने दिया, नेहरू जी ये नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते थे। जब गांधी जी जिंदा थे, 1947 की ही बात है और महात्मा गांधी के वांग्मय में पूरा दर्ज है। गांधी जी प्रार्थना सभा में बाकायदा कह रहे हैं कि मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि सरदार शायद सरकारी पैसे से सोमनाथ का निर्माण करना चाहते हैं, ये गांधी जी ने कहा। अगले दिन फिर गांधी जी उसमें आए कि नहीं, सरदार ने मुझे इस बारे में बताया है कि ये आपको गलत सूचना मिली है, सरकारी धन से तो किसी भी तौर पर सोमनाथ मंदिर का निर्माण करने का सवाल ही नहीं उठता है। और सरदार पटेल यहां तक कहते हैं कि आपको पता नहीं जहां से सूचना मिली हो, लेकिन जब तक मैं गृह मंत्री हूं, जब तक मैं जिंदा हूं, तब तक तो एक पैसा सोमनाथ मंदिर के लिए सरकारी धन से नहीं मिलेगा। जाम साहब को जो देना है, जनता को देना है, वो दें। ये स्थिति सरदार पटेल की भी है जी। अब आते हैं ये सितंबर इस घटनाक्रम पर। तो बाबरी मस्जिद का जो पूरा प्रसंग है, नहीं, उसमें एक बात जोड़ दूं, आपको बीच जी में जी जी रोक जी, रहा हूं, एक बात हाँ जोड़ दूं।
जी नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू काबीना की मीटिंग हुई जी मेरे, और पिलग्रिमेज टू फ्रीडम के जी एम मुंशी जो कि सरदार के निष्ठावंत थे, जी उन्होंने ही ये नोट किया है पिलग्रिमेज टू फ्रीडम में, जो कि भवंस जी ने प्रकाशित किए 2 वॉल्यूम। जी उसमें ही है कि नेहरू ने बनने नहीं दिया जो अपप्रचार हो रहा है ना सोमनाथ हाँ का, जी इसलिए मैंने वो ढूंढ निकाला था उसमें से, पिलग्रिमेज जी टू फ्रीडम में से। जी उसमें ये कहा गया कि नेहरू प्रिसाइडेड ओवर द कैबिनेट, और उस कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि सरकारी धन से सोमनाथ का जीर्णोद्धार होगा, मगर स्वयं सरदार पटेल ने यह कहा कि बापू ने 2 बार प्रार्थना में कहा है कि वी आर ए सेक्युलर कंट्री, और हम आज मान लीजिए कि मंदिर बनाएंगे, कल गुरुद्वारा बनाना पड़ेगा, मस्जिद बनाना पड़ेगा, इसलिए इसमें हम नहीं पढ़ सकते। तो सरदार ने खुद मना कर लिया, जी यानी जी नेहरू ने कभी रोका नहीं, टोका नहीं। समझे ना, ये अपप्रचार कितना जी किया जा रहा है। आपने भी तो इसका अध्ययन किया ही होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी तो ये बाबरी मस्जिद का पूरा मामला आता है दिसंबर 1949 में, जी और ये लगभग वो समय है कि बंगाल में भी माने उस तरफ से हिंदुओं का आना, इधर से मुसलमानों का जाना, पलायन जारी है, सांप्रदायिक तनाव बना हुआ है, कश्मीर में तनाव चल ही रहा है, और भारत और पाकिस्तान बैठ के कश्मीर का समाधान खोजने की, युद्ध जो चल रहा है शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के बीच में संभवतः ये 22-23 दिसंबर की रात में वहां पर जो मस्जिद थी उसमें मूर्तियां, भगवान प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही ये खबर फैलती है तो नेहरू जी पंत जी को तुरंत टेलीग्राम लिखते हैं कि क्या स्थिति है, मुझे अवगत कराओ, और ऊपर से नेहरू जी का निर्देश भी जाता है राज्य सरकार को कि भाई अगर मूर्तियां गलत तरीके से मस्जिद में रख गई हैं तो वो मूर्तियां हटा दी जाएं। लेकिन वहां जो डीएम थे नायर, वो कह देते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हैं, और हम इसे नहीं हटा पा रहे हैं। और राज्य सरकार बाद में में जनसंघ के एमपी बने वो। जी, उनकी पत्नी 1952 में जनसंघ से चुनाव लड़ती हैं, और 1957 में वो बलरामपुर सीट है उत्तर प्रदेश में, उससे जनसंघ के सांसद बनते हैं। तो उन्होंने इस तरह का कृत्य किया। इस दौरान आप पत्राचार देखें तो 5 जनवरी के आसपास सरदार पटेल ने भी गोविंद बल्लभ पंत को पत्र लिखा, और उसमें कहा कि मुसलमानों की सहमति लेके, उनका भी सब देख के, क्योंकि अभी पार्टीशन हुआ है, उससे भी मुसलमान बहुत परेशान हैं, पूरा राष्ट्रीयताओं के मुद्दों पे सारी पॉलिटिक्स बदल गई है, तो सेटल नहीं हो पाए हैं मुसलमान अभी। ऐसे में कोई भी काम धीरज से, संतोष से करना चाहिए। मैं इसलिए बता दूं कि राजनाथ जी भाई भाजपा वाले बयान देके फ्री हो जाते हैं, तो ये जो मैं पटेल साहब को कोट कर रहा हूं, ये दुर्गा दास ने जो सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ पटेल है उसके 9वें वॉल्यूम के 310 और 311 पेज पे ये बात लिखी है जी पूरा, जी ताकि लोग ये ना कहें कि आप भी अपने मन से हाँक रहे हैं। और उसमें लंबा पत्राचार नेहरू का अलग अलग है, नेहरू की राजगोपालाचारी से भी बात हो रही है, पंत जी से भी बात हो रही है, लाल बहादुर शास्त्री से भी बात हो रही है। तो वो बहुत पैनिक मचा हुआ है। उस समय एक व्यक्ति इसमें पूरे में मामले में आगे आते हैं, वो है अक्षय ब्रह्मचारी। अक्षय ब्रह्मचारी जी फैजाबाद, अब उसको अयोध्या कहने लगे हैं, लेकिन फैजाबाद जिला होता था, लोकसभा सीट भी फैजाबाद थी, उसके बगल में अयोध्या छोटा सा कस्बा है जहां पर मंदिर और ये सब मस्जिद सब चीजें हैं। तो अक्षय ब्रह्मचारी कांग्रेस के जिला सचिव थे, और उस व्यक्ति ने इस पर मुहिम छेड़ी कि नहीं ये गलत है, आप इस तरह से किसी मस्जिद में मूर्तियां रख देना गलत बात है। और उन्होंने अपनी पार्टी से, प्रशासन से सबसे आग्रह किया कि इसको पुरानी स्थिति इसकी रिस्टोर की जाए। जब उनकी बात नहीं मानी गई तो जनवरी 1950 में वो उपवास पर बैठे। उनका उपवास 2 दिन ही चला कि लाल बहादुर शास्त्री जो गृह मंत्री थे उत्तर प्रदेश के, और गोविंद बल्लभ पंत जी जो मुख्यमंत्री थे, उनकी ओर से उन्हें आश्वासन मिला कि अभी तनावपूर्ण स्थिति है, आप इतना परेशान मत होइए, आप उपवास अपना तोड़ दीजिए, हम जो आप मांग कर रहे हैं उसे मानेंगे, इस पर विचार करेंगे जो भी उन्होंने कहा। तो 2 दिन बाद अक्षय ब्रह्मचारी जी ने अपना उपवास तोड़ दिया। उसके बाद अक्षय ब्रह्मचारी, अच्छा जब ये उपवास पर बैठे, इसके बाद जो हिंदू फंडामेंटलिस्ट थे उनने उनके घर पर हमला किया, तोड़फोड़ की, 3 बार उनके यहाँ घर के ऊपर अटैक किया गया। स्थिति ये हुई कि अक्षय ब्रह्मचारी जी को अयोध्या से बाहर निकलना पड़ा, अयोध्या में वो नहीं रह पाए।
फिर अक्षय जी शास्त्री जी से मिलते हैं, पंत जी से मिलते हैं, और जुलाई 1950 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास जाते हैं दिल्ली, उनसे मिलते हैं और करीब 1-1.5 घंटे उनकी मुलाकात होती है। उसमें वो पूरे सांप्रदायिक तनाव, मुसलमानों के साथ हो रहे अत्याचार, और इससे पूरे किस तरह की जो नीति, सेकुलर नीति है, धर्मनिरपेक्ष नीति है, महात्मा गांधी के सिद्धांत हैं, उनका कैसे हनन हो रहा है, भारत सरकार की जो घोषित नीति है उसके खिलाफ ये बातें कैसे जा रही हैं, ये सब पंडित नेहरू को बताते हैं। 7 जुलाई 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल बहादुर शास्त्री को और संभवतः पंत जी को भी पत्र लिख के विस्तार से बताया कि अक्षय ब्रह्मचारी ने मुझे क्या क्या स्टेटस वहां का बताया है। ये सब बातें मेरी किताब में लिखी हुई हैं, नेहरू मिथक और सत्य में, जो अभी आप लोगों को दिखाई गई थी। लेकिन जनवरी से लेकर जुलाई तक वो लगे रहते हैं, और वो जो उनका मामला था कि इसकी स्थिति रिस्टोर की जाए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। रिस्टोर की जाए, हाँ, रिकंस्ट्रक्शन की बात नहीं हो रही, उसकी रिस्टोर का मतलब सिर्फ इतना कि जो मंदिर में मूर्तियां रखने से पहले की स्थिति थी वो पूर्व स्थिति बहाल कर दी जाए। और ये बहुत सामान्य बात है, अगर आप अदालत में भी कोई केस लेके जाते हैं तो वो कहते हैं स्टेटस को मेंटेन करें, और ये प्रधानमंत्री भी कह रहे थे, उसमें रिकंस्ट्रक्शन की कोई वो बात नहीं कर रहे। अच्छा, अब हम आते हैं इस कहानी पे कि जो राजनाथ जी के माध्यम से या दैनिक जागरण के माध्यम से या मणि बहन की डायरी के माध्यम से आ रही है, तो ये सितंबर की डेट्स आ रही हैं। अब अगस्त का मैंने अगस्त का और सितंबर का पूरा पत्राचार, जितने पत्र नेहरू जी ने पटेल को लिखे और जितने पटेल ने नेहरू को लिखे या पंत को लिखे या शास्त्री जी को लिखे, सारे देखे। उनमें कहीं चर्चा बाबरी मस्जिद की नेहरू और पटेल के बीच सीधी नहीं हो रही है। एकमात्र पत्र है जो वो पंत जी को लिख रहे हैं कि पटेल साहब लखनऊ आने वाले हैं, लेकिन वो चुनावों के सिलसिले में आ रहे हैं। असल में उस समय विवाद चल रहा था कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर। एक तरफ पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे, जिनको नेहरू जी कह रहे थे कि इनकी नीति अब सेकुलर नहीं रही, हमारे बहुत सम्मानित है, हमारे मित्र हैं, 50 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन ये नीतियां वो आगे लेना जाना नहीं चाहते हैं जो महात्मा गांधी की और कांग्रेस पार्टी की नीति है, वो उनके पक्ष में नहीं थी, और वो कृपलानी को चाहते थे। तो चुनाव होता है, उस चुनाव में टंडन साहब जीतते हैं। टंडन जी के जीतने के बाद सितंबर 1950 में नासिक में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है। अब बिल्कुल वही डेट्स आ गई हैं। तो इन डेट्स में यहां अधिवेशन चल रहा है, और उस समय का नेहरू का पत्राचार देखो तो नेहरू ये कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री पद से भी इस्तीफा दे दूंगा, मैं कार्यकारिणी से भी इस्तीफा दे दूंगा अगर सेकुलर पॉलिटिक्स नहीं चलती है। तो उसमें पटेल साहब और टंडन जी सब आगे बढ़ के नेहरू जितने प्रस्ताव उसमें रखते हैं वो सारे प्रस्ताव पास करते हैं, और नेहरू जी कृष्णा मेनन को और अपनी छोटी बहन विजय लक्ष्मी पंडित को पत्र लिख के बताते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये सब लोग मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं जान रहा हूं कि बुनियादी अगर सिद्धांतों से हटेंगे तो दिक्कत होगी। अब यहां तक बात आ गई, और अब उन्होंने घोषणा की अक्षय ब्रह्मचारी जी ने कि मैं दोबारा उपवास पर बैठूंगा, और वो 20 अगस्त 1950 को लखनऊ में कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय के सामने उपवास पर बैठ गए, मस्जिद को रिस्टोर कराने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, जो आपने स्पष्ट कर दिया दर्शकों को, बहुत रिस्टोर कराने के यथा स्थिति बहाल कर दो, सिर्फ इतनी सी बात। यस। और वो बैठे हुए हैं। अब उनका उपवास लंबा चलता है, वो उपवास चलता है 20 अगस्त से 22 सितंबर तक। जी, 32 दिन का उन्होंने उपवास उनका चलता है, और उस उपवास को लेके विधानसभा में कई बयान सरकार जारी करती है। तो जो जागरण ने छापा कि 20 सितंबर को यहां मीटिंग हो रही है नासिक में उस दिन पंत जी भी हैं, पटेल साहब भी हैं, नेहरू जी भी हैं, तो इनने कहा कि, और उसमें वो कहा जा रहा है कि जो विधानसभा में आपने कहा उसे पब्लिक कर दीजिए। तो विधानसभा में कोई नेहरू जी ने यह घोषणा नहीं की कि मस्जिद का पुनर्निर्माण होना है, विदेशी चंदा लेना है। विधानसभा में गोविंद वल्लभ पंत और लाल बहादुर शास्त्री या उनकी सरकार ने अक्षय ब्रह्मचारी का जो रिस्टोर करने के लिए धरना, जो आमरण अनशन चल रहा है, उसको लेके जो बयान दिए हैं उसकी बात हो रही है, और वो बात भी वी शंकर कर रहे हैं। और इन पत्राचार में आप देखें तो गोविंद वल्लभ पंत मणि बहन से भी बातचीत कर रहे हैं कि मणि बहन ये विषय ऐसे देख लेंगी। तो वी शंकर जो कि निजी सचिव हैं सरदार पटेल के, मणि बहन उनकी सुपुत्री हैं और निजी सहयोगी हैं, पटेल हैं। तो पंत जी वहां बात कर रहे हैं, तो पंडित नेहरू कहीं नहीं है। और जब ये सब बातचीत होती है तो दो व्यक्ति इसमें और ये बातचीत 20 सितंबर को यहां हो रही है। उसके बाद
लाल बहादुर शास्त्री, जो उस समय उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री हैं और बाद में देश के दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं, वो बाकायदा आश्वासन देते हैं अक्षय ब्रह्मचारी को कि ब्रह्मचारी जी आप अपना उपवास त्याग दीजिए, आपके जीवन महत्वपूर्ण है, हम आपकी बात को मानेंगे, आप इस उपवास को त्यागें। अब इसमें सिर्फ ये दो गवाह नहीं है कि हम कह दें कि लाल बहादुर शास्त्री हो गए और अक्षय ब्रह्मचारी हो गए। इसमें दो महत्वपूर्ण लोग हैं, विनोबा भावे और केजी मशरूवाला। केजी मशरूवाला के बारे में किशोरलाल मशरूवाला, यस, महात्मा गांधी के रचनात्मक आंदोलन के अनन्यतम सहयोगी, और उस समय उन्होंने इस विषय पर जो नवजीवन अखबार महात्मा गांधी का था उसमें कई लेख लिखे। उसमें अक्षय ब्रह्मचारी क्या कह रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री क्या कह रहे हैं, वहां सांप्रदायिकता कैसे बढ़ रही है, ये सब बातें उन्होंने विस्तार से लिखी। उनके और नेहरू जी के बीच भी पत्राचार हुआ जो मैंने किताब में लिखा हुआ है। तो ये दोनों व्यक्ति केजी मशरूवाला और विनोबा भावे 22 सितंबर को लखनऊ जाते हैं, अपने हाथ से जूस पिला के अक्षय ब्रह्मचारी जी का उपवास तोड़वाते हैं। और अक्षय ब्रह्मचारी जी ने बाद में ये कहा, जिस जब मस्जिद गिर गई 92 में, तो उसके बाद उन्होंने एक बयान में कहा कि ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने लाल बहादुर शास्त्री जी की बात मान करके अपना उपवास तोड़ दिया। अगर यही दिन देखने थे तो मुझे उपवास करते हुए मर जाना था, तो कम से कम ये दिन तो मैं ना देखता। ये अक्षय ब्रह्मचारी जी ने कहा। तो अब आप देखें कि मीडिया ने, हमारे मंत्री ने और कुछ और कपोल कल्पनाओं ने जो बात लाल बहादुर शास्त्री जी ने अक्षय ब्रह्मचारी जी से कही थी, उसको नेहरू जी की बात बता दिया मस्जिद मुसलमानों के लिए। फिर उसमें जो रिस्टोरेशन था उसका काम कर दिया रिकंस्ट्रक्शन। कोई भी काम चंदा जोड़ के होता है। मैं तो आज कहता हूं, मान लीजिए अमेरिका में कोई मंदिर बन रहा हो, इंग्लैंड में कोई मंदिर बन रहा हो और वो विवादित ना हो, किसी मंदिर मस्जिद या चर्च को तोड़ के ना बनाया गया हो, और मुझसे कोई कहे कि आप इसके लिए चंदा दो, तो अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं जरूर दूंगा। अब आपसे विदेशी मदद कोई कह ले या जो चाहे कह ले, लेकिन मैं हिंदू हूं तो मैं तो भाई कहीं संसार में मंदिर बन रहा होगा और मुझे मौका मिलता है तो मैं दे सकता हूं। बराबर है। तो सारे तथ्यों को कुछ का कुछ बना के, और फिर बाब और हेडिंग लगाई दैनिक जागरण ने कि नेहरू का बाबर प्रेम, मस्जिद भी चली गई। तो कौन सी ये पत्रकारिता हो रही है? और नहीं इतने बड़े पदों पे बैठ जी भाई साहब, ये जागरण तो गुप्त जी का अखबार है ना, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे थे, अभी तो दिवंगत हो गए। अभी अभी अमित शाह वहां जाके भाषण दे आए उनके यहाँ जी। आप भली भांति जानते हैं। नहीं जानता तो मैं हूं, लेकिन इस समय तो स्थिति ऐसी है कि जो उनके सांसद नहीं भी रहे होंगे, जो कांग्रेस के और समाजवादियों के सांसद भी रहे होंगे, उनके अखबार भी उसी भाषा में बोल रहे हैं। तो हाँ, मोदी मीडिया हो गया है ना जी। सत्य को उजागर करना कहाँ इनका धर्म रहा अभी। तो ये एक पूरा ऐसा ट्रेंड बना है कि हमें नेहरू जी पर हमला करने के लिए पूरी, जैसे लगता है रिसर्च टीम लगी हुई हो कि कहां से कौन सी बात में हम लूप होल निकालें, उसमें कुछ और गढ़ दें, सफेद को काला बना दें, और फिर जो देश के निर्माता हैं, बनाने वाले हैं, उनके ऊपर लांछन लगाएं। तो ये इसकी पूरी सच्चाई मोटा मोटी ये है कि ना तो पुनर्निर्माण था, वो रिस्टोरेशन था, वो नेहरू नहीं थे, वो लाल बहादुर शास्त्री थे, मांग करने वाला कोई मुसलमान नहीं था, अक्षय ब्रह्मचारी थे। ये सारी बातें हैं जिनको अलग अलग, जो आप स्वयं, थोड़ा सा मैं चाहता हूं आप ये भी, जो आपसे मेरी बातचीत थोड़ी देर पहले हुई कि मणि बहन की डायरी को कैसे गड़बड़ किया जा रहा है और उसको लेकर कितने जिम्मेदार लोगों ने सवाल उठाए हैं, वो भी आप दर्शकों को बताएं तो हमें लगता है नहीं, ये बात और अच्छी मैं होगी। ये मानता हूं, मैंने वो डायरियां देखी है, मगर अब वो कोई देख सकता है कि नहीं, वो एक सवाल है। क्योंकि दिनशा पटेल हमारे जो केंद्रीय मंत्री रहे, यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे, वो दिनशा पटेल जिसकी अध्यक्षता करते हैं, वो सरदार स्मारक, जो नेशनल जो स्मारक है यहाँ पर अहमदाबाद में, शाहीबाग में, वहां पर वो डायरीज हमने देखा था। अब मुझे आशंका ये है कि उन डायरियों को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि वहां पर बैठे लोग, दिनशा का कितना चलता है वहां पर, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। दिनशा वहां अध्यक्ष हैं, सिद्धार्थ पटेल वहां अध्यक्ष, वो ट्रस्टी हैं, सिद्धार्थ पटेल जो कि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रहे और एमएलए भी रहे, और हमारे जो दिवंगत मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल उनके बेटे हैं। तो वहां पर जो लोग वहां पर बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है।
पहले प्रभाकर खमार करके वहां हुआ करते थे, जो बाबूभाई जशभाई जिन्होंने स्मारक बनाया उसके लिए जमीन दी, राजभवन दिया पूरा का पूरा। और वो अभी यानी वो जब तक प्रभाकर खमार जीवित थे और वहां पर थे, यानी उस सरदार स्मारक से जुड़े हुए थे, उसके निदेशक थे, तब तक वहां एक्टिविटी हुआ करती थी। जैसे कि मैं सरदार पटेल रिसर्च इंस्टीट्यूट शेरलिप का वल्लभ विद्यानगर में डायरेक्टर था, तो हमारे एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट्स को हर साल वो इनवाइट करते थे रिसर्च के लिए, बच्चों को सरदार के बारे में बताने के लिए वो इनवाइट करते थे। तो आजकल तो वो कुछ हो नहीं हो रहा है। दूसरी बात, ये डायरियों की मुझे चिंता है। मेरे ख्याल से पीएन चोपड़ा ने एक किताब निकाली थी, इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल, द डायरी ऑफ मणिबेन पटेल 1936 to 50। अब ये किताब के बारे में राजमोहन गांधी ने कहा कि ये तो बकवास किताब है, क्योंकि पीएन चोपड़ा को गुजराती नहीं आती थी। और अभी भी जयराम रमेश जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट किया है, उसमें मणिबेन का गुजराती में हिंदी में वो जो प्रसारित किया है, मुझे आशंका है वो भी गलत है। मणिबेन गुजराती में डायरी लिखी है, वो डायरी मैंने देखा है। और दूसरी बात, आपको ताजुब होगा, ये पूरा राष्ट्रीय मसला बनना चाहिए, क्योंकि सिद्धार्थ भट्ट करके एक प्रोफेसर, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर, उनको इन डायरियों का संपादन करने के लिए काम दिया गया था, मगर एब्रप्टली उनसे छीना गया। और ये आदमी भला आदमी, उसने जो काम किया, उसने बहुत काम किया था, मगर उसने उसकी फोटोकॉपी भी नहीं रखा, सब कुछ दे दिया। अब क्या होगा मेरी समझ में नहीं आ रहा है। उसमें कुछ अंदर कुछ डाला जाएगा मणिबेन के डायरीज में, उस सिलेक्ट चीजें उसमें से निकाली जाएगी, क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैं तो ये मानता हूं कि डिजिटलाइज होनी चाहिए, इसकी स्क्रूटिनी होनी चाहिए, आर्काइव्स में इसको स्थान मिलना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूं। और ये जो बात है, बाबरी वाली बात है, वो उसमें वास्तव में है कि नहीं है, वो भी एक, यानी राजनाथ सिंह ने जो उठाया जहां से, वो मेरे ख्याल से वो भी एक गलत तरीका है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का एक एजेंडा चलता है, ऐसा मैं समझता हूं। पीयूष जी। वो तो जी, ये तो मैं इसलिए कहता हूं कि एक तरह से पूरी मुहिम है। आप याद करिए कि 2013 में दैनिक भास्कर को एक इंटरव्यू दिया मोदी जी ने, जिसमें ये जाहिर किया कि पंडित नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंतिम संस्कार में नहीं गए थे। अब तो उसकी वीडियो तक उपलब्ध है, सब है, लेकिन जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने वाला था जी। पीयूष जी, वो जानबूझकर प्लांट किया गया था। वो आज तक का जो आदमी पहले रहा, धीमंत पुरोहित, उसने वो स्टोरी लिखी थी और उसको बताया गया था भास्कर में। थोड़े समय के लिए वो भास्कर के साथ, दिव्य भास्कर के साथ था, उसको बताया गया था कि गलत बात है। मेरे ख्याल, मैं यदि भूलता नहीं हूं तो एक सज्जन जो सरदार के अभ्यासी हैं, उन्होंने उसको बताया था कि गलत बात है। नेहरू गए थे और प्रेसिडेंट भी गए थे। हाँ, नेहरू का ये कहना था कि भाई प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों एक साथ कैपिटल से बाहर नहीं रह सकते हैं, मगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो अपनी जीत करके भी गए थे, नेहरू भी गए थे, मगर ये स्टोरी प्लांट की गई थी, ये प्लांटेड स्टोरी थी। और उसके बाद में मोदी ने इसको डिनाई किया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि मार्केटिंग के लोगों के साथ में ये आया था पुरोहित, धीमंत पुरोहित, और मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। आप समझे, यानी धीमंत पुरोहित की क्रेडिबिलिटी भी उन्होंने खत्म कर दी, ऐसी बात है। देसाई जी, इसमें एक बात और, राजेंद्र प्रसाद वाली जो बात है पटेल के उसमें जाने का, तो जो पार्लियामेंट में स्टेटमेंट है नेहरू जी का, उसमें वो साफ कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जी का प्लान बन चुका है, वो जा रहे हैं, राजगोपालाचारी भी जाएंगे, मैं ऐसी जगह से जा रहा हूं, तो हम सबका जाना तो बहुत जरूरी है, लेकिन आप सब तुरंत मत जाए। उन्होंने बाकी सांसदों से कहा कि पूरी संसद वहां ना चली जाए, राष्ट्रपति जा, राजगोपालाचारी इसलिए जाएंगे कि भाई हम लोग तो सब साथी हैं हमेशा के, तो उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को भी कोई मना नहीं किया है, ये भी इन्होंने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट है।
तो अच्छा, ऐसे ही फिर उन्होंने बाद में आई एम ओपन करेक्शन, राइट, सही बात। ऐसे ही उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी के लिए फैलाना शुरू कर देते, उनके उसमें नहीं जाने दिया। फिर अभी कुछ दिन ये भी पहले एक अपप्रचार का एक मसला हो सकता है। फिर एक, जबकि उनके लिए रामलीला मैदान में लाखों की श्रद्धांजलि सभा नेहरू जी ने कराई थी। भाई छोटी श्रद्धांजलि सभा होती है, पुष्प कुछ दिए जाते हैं, रामलीला मैदान में किसी की श्रद्धांजलि सभा मैंने नहीं सुनी आज तक। राजेंद्र प्रसाद की श्रद्धांजलि सभा वहां कराई थी नेहरू जी ने। तीसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले एक और बयान दिया था, उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू कश्मीर पाकिस्तान को देना चाहते थे। अब देखिए, इसके पिछले सत्रों में जो एक बात हुई थी संसद में, तब उन्होंने कहा कि वो आरक्षण समाप्त करना चाहते थे। एक बार उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने नेहरू जी से नाराज होकर इस्तीफा दिया। तो मैं देख रहा हूं कि एक ऐसा गिल्ट है बीजेपी के अंदर, उन्हें पता है कि इतिहास की ये कमजोर कड़ियां हैं जहां पर हम एकदम से एक्सपोज होते हैं। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दिया, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हिंदू कोड बिल पर लगातार उन्हें परेशान कर रहे थे, उससे नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा दिया। कश्मीर का विलय भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई आदमी लगा था शुरू से, तो नेहरू थे। तो जो नेहरू की उपलब्धियां हैं, वहां ऐसा दाग लगा दो कि सच जब सामने आए तब भी लोगों के मन में कंफ्यूजन बना रहे। और ये क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि नेहरू जी वो आदमी हैं जो आरएसएस को, हिंदू महासभा को, जनसंघ को, उसके बाद भाजपा के बनने को, इनके चरित्र को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। नेहरू जी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, मैं जो यहां कोट कर रहा हूं। उन्होंने, किसी ने पूछा कि साहब आरएसएस से कैसे समझेंगे आप, क्या है? तो उन्होंने कहा, मैं ये समझता हूं कि आरएसएस अगर ये कहे कि मैं पूर्व दिशा में जा रहा हूं, तो आप उसे पूर्व के अलावा बाकी 3 दिशाओं में ढूंढो, पूर्व में मत ढूंढो। और अभी राहुल गांधी से इतना डर है इनको, ये दिखाई पड़ रहा है राहुल से कितना डर रहे हैं। भाई राहुल गांधी, आप देखिए कि इस देश में नेहरू जी के बाद से बहुत विचारधारा की बहस की जरूरत पड़ी नहीं थी। इंदिरा जी के समय थोड़े कुछ समय के लिए आई, राजीव जी के समय भी नहीं आई, मनमोहन सिंह जी के समय भी नहीं आई, अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी नहीं आई। लेकिन अब जब इस सरकार में सारे स्वयंसेवक ही स्वयंसेवक बैठे हैं और देश की जगह स्वयं की सेवा करने में लगे हुए हैं, जिनके हिंदुत्व की परिभाषा हिंदू धर्म में और वाल्मीकि से और महाभारत से और गीता से और रामायण से नहीं निकलती है, सावरकर के हिंदुत्व से निकलती है, जिसका सिर्फ एक ही अर्थ है कि आप मुसलमानों से घृणा करो, इसके अलावा कोई हिंदुत्व की परिभाषा वहां बसती ही नहीं। जिनकी परिभाषा गोलवलकर के वी एंड अवर नेशन हैव डिफाइंड में जो साफ साफ लिखा गया कि एक देश एक नेता होना चाहिए, एक विधान और एक प्रधान की बात है, वहां सिर्फ एक झंडा की बात नहीं है। तो इनके मन में तो एक ही नेता होना चाहिए। उन सब के बीच में राहुल गांधी ने जिस मुखरता से अपनी बात को हर मंच पे कहते हैं, कितने मुकदमे उनके ऊपर डाल दिए गए, वो उनको बर्दाश्त करते हैं, उनके अपप्रचार के लिए, उनकी चरित्र हनन के लिए करोड़ों सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर दिए, उनकी संसद सदस्यता छीन ली गई, उनका बंगला छीन लिया गया, उनकी प्रतिष्ठा छीन ली गई, मगर वो आदमी सर तान के चलता है तो चलता है। और सीटें कम हो जाए चुनाव, तो ये लोग जानते हैं कि एक दिन इसी के हाथों हमें विदा होना है, और तब जनता भी हमें सोचने समझने वाली नहीं है। तो इसलिए ये नेहरू जी पर हमला करके कि वो कांग्रेस के वर्तमान पे भी हो जाए और उस विचारधारा पे भी हो जाए, जहां, क्योंकि नेहरू सेकुलर है, ये सांप्रदायिक है, नेहरू प्रोग्रेसिव हैं, ये रिग्रेसिव हैं, नेहरू अनेकता में एकता में देखते हैं, ये विखंडन करना चाहते हैं। सही भाई कितनी दुख की बात है कि इस देश के प्रधानमंत्री के लिए टाइम मैगजीन ने लिखा डिवाइडर इन चीफ। यस यस, ये चीजें लिखी गई हैं और वो बार बार चाहते हैं कि वही हो। तो ये और उनकी प्रेरणा तो वहां से आती है ना, मेलोनी के देश से। मेलोनी भी तो मेरे ख्याल से मुसोलिनी की वंशज है। जी, अब मैं इतना आप कह रहे हैं तो बिल्कुल होंगी। हाँ, बीएस मुंजे डॉक्टर हेडगेवार के गुरु थे, हालांकि वो कांग्रेस में थे, हेडगेवार भी कांग्रेस में थे, जीवित थे तब तक कांग्रेस में थे, मगर उनके प्रेरणा स्रोत तो मुसोलिनी है, हिटलर है, ये तो हम भलीभांति जानते हैं। और इसमें ये भी जोड़ दूं कि ये मुसोलिनी के पास मुंजे साहब तो प्रेरणा लेने गए थे, लेकिन जब लौट के आ रहे थे यूरोप से जवाहरलाल नेहरू भारत, और उनका हवाई जहाज 1.5-2 घंटे के लिए रोम में खड़ा हुआ,
रोम माने इटली की राजधानी। और मुसोलिनी ने बार बार अपने लोग भेजे कि जवाहरलाल नेहरू अगर 5 मिनट का समय दें तो मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूं। और आखिरी हरकारा तो बिल्कुल उनका, जैसे अपने यहाँ हमारी चीफ सेक्रेटरी रैंक होती है, उस तरह का बहुत ही खास आदमी आया और उसने नेहरू जी से ये कहा कि आप मिल लीजिए, क्योंकि मेरे जीवन को और मेरी नौकरी को खतरा हो सकता है। ये बात तक उसने कही। नेहरू जी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं मिलूंगा। तो आरएसएस है जो मुसोलिनी से और फासिस्ट लोगों से सीखने जाता है, और नेहरू है जो उनके घर पे आंख से आंख डाल के मुंह पे मना कर देता है कि मैं तुम्हारे शहर में रह के 2 मिनट के लिए भी तुमसे नहीं मिलूंगा। उस नेहरू को ये आज तिरस्कृत करना चाहते हैं। जैसे इंदिरा ने 71 में कहा था, अमेरिका को सुनाया था। जी 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 जी। देखिए, ये गट्स है, ये गट्स है। हालांकि हम किसी भी दल से, राजनीतिक दल से जुड़े नहीं हैं, मगर तथ्यों को तो तथ्य के आधार पर हमें लेना पड़ेगा। और डिवाइडर मोदी, उसके बारे में जिस प्रकार से लिखा टाइम मैगजीन ने, वैसे भी सावरकर तो सबसे पहला डिवाइडर था। 1923 में उन्होंने वो हिंदुत्व किताब लिखी, और 1937 में हमारे यहाँ पर कर्णावती में, वो कर्णावती कहते हैं, कभी नाम बदल नहीं पाए क्योंकि वो अहमदाबादी है, अहमद शाह का। तो वहां पर 1937 के दिसंबर में वो जब आए हिंदू महासभा के अध्यक्ष के नाते, उनका भाषण भी तो अभी संकलित है। तो उन्होंने कहा कि भारत में 2 राष्ट्र हैं, एक हिंदू और मुसलमान। जिन्ना ने तो मार्च 1940 में रावी में, लाहौर में जो अधिवेशन हुआ, फजलुल हक से वो प्रस्ताव रखवाया था, और वही फजलुल हक की मिनिस्ट्री में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हिंदू महासभा के कार्याध्यक्ष, वो वित्त मंत्री थे। हम कहां भूले, ये इतिहास कहां भुला जाएगा। तो जैसा कि मुझे लगता है कि जो बातें इस विषय पे खासकर बाबरी मस्जिद वाले पे थी, वो हमने लगभग कर ली है। और कोई बात हो तो आप आदेश करें। ठीक है, आज नहीं, क्योंकि इतिहास की बातें हैं, ये इतिहास की बातें छेड़ते रहते हैं क्योंकि उनको वर्तमान पर बातें नहीं करना है। मेरे ख्याल से लोगों को भ्रमित करना है। और मैं मानता हूं कि लोगों के सवाल जो हैं उस पर बातें होनी चाहिए। नेहरू ने क्या किया, नेहरू अभी रिप्लाई देने के लिए नहीं आएंगे। बाबरी का इश्यू जो है, वो बाबरी पर राजनीति उन्होंने कर ली, मंडल कमंडल कर लिया, यानी बहुत हुआ। और अभी बंगाल में वो कर रहे हैं, वहां पर राम मंदिर भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक राम मंदिर का निर्माण करा रहा है। ये भी एक तमाशा है। तो सर, आज आप हमारे साथ जुड़े और बहुत यानी अच्छे मूड में इतिहास के तथ्यों को आपने उजागर किया। इसके लिए विशेष रूप से बाबरी से जिस प्रकार से नेहरू को बदनाम किया जा रहा है, उसकी बात आपने उसको उजागर की, तथ्यों को रखा आपने। तो इसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, और इंशाल्लाह फिर से मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ, क्योंकि आपसे तो बातें अक्सर करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इतिहास को तथ्यों के आधार पर देखते हैं, और इतिहास और वर्तमान को जोड़ के हम भविष्य की ओर देख सकते हैं। आज इतना ही। नमस्कार।